हेलो एवरीवन। आज अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में सॉल्वेंट इफेक्ट का अध्ययन करेंगे। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में सॉल्वेंट के रूप में उनको यूज में या प्रयोग में लाना चाहिए जो अपने पीक 200 टू 800 नैनोमीटर के रीजन में शो नहीं करते। अर्थात जिस भी कंपाउंड का इन्वेस्टिगेशन करना हो, जैसे एसीटोन, और एसीटोन की जो पीक ऑब्जर्व होती है वो जनरली अपन ऐसा मान सकते हैं कि 250 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर के बीच में प्राप्त होती है। उस रीजन के अंदर सॉल्वेंट अपने पीक शो नहीं करना चाहिए। जिस कंपाउंड का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है उस रीजन में अपनी अब्जॉर्प्शन पीक शो नहीं करे। सॉल्वेंट के रूप में जनरली 95% एथेनॉल को प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि ये चीप होने के साथ साथ इजीली अवेलेबल हो जाता है। बट कमर्शियल एथेनॉल है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में सॉल्वेंट के रूप में यूज में नहीं लाया जा सकता। क्यों? क्योंकि कमर्शियल एथेनॉल में इम्प्योरिटी के रूप में बेंजीन प्रेजेंट होती है, जो अपने एब्जॉर्प्शन पीक एट 256 नैनोमीटर पर शो करता है। अर्थात अल्ट्रावायलेट रीजन में अपने पीक शो करता है, जिसके कारण इनको सॉल्वेंट के रूप में यूज में नहीं लाया जाता। किसको? कमर्शियल एथेनॉल को। अब है कि अपन किन को सॉल्वेंट के रूप में यूज में ले सकते हैं। एथेनॉल, एसीटोनाइट्राइल, मेथेनॉल, वाटर, एनहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। इन सॉल्वेंट में से एथेनॉल, वाटर और साइक्लोहेक्सेन को अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैक्सिमम यूज में लाया जाता है। अब है कि जब अपन सॉल्वेंट इफेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी नेचर क्या है और सॉल्वेंट की नेचर क्या है। यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड भी पोलर है और इसको डिजोल्व भी पोलर में कर दिया तो इसका मतलब ये आपस में डिजोल्व हो जाएंगे, या सॉल्वेंट के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो डिजोल्व हो जाएगा। इसी तरह यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर है और सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो ये भी डिजोल्व हो जाएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड और सॉल्वेंट की पोलरिटी का क्या इफेक्ट है इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। इसके लिए मैं एग्जाम्पल के रूप में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ले रहा हूं, जिसमें 2 टाइप के ट्रांजिशन पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें पाई बॉन्ड के साथ साथ हेटेरो एटम ऑक्सीजन पर लोन पेयर प्रेजेंट है। इसलिए 2 टाइप के ट्रांजिशन में पहला है पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन और दूसरा है एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। इनमें ये जो ट्रांजिशन के अंदर ऑर्बिटल यूज में आ रहे हैं इनकी पोलरिटी क्या है? एन, पाई एंड पाई एंटी बॉन्डिंग, इनकी पोलरिटी का जो सीक्वेंस है सबसे ज्यादा है एन की होती है, उसके बाद में पाई एंटी बॉन्डिंग की होती है और बाद में किसकी होती है? पाई की होती है। अपन पहला जो ट्रांजिशन है पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, उसके ऊपर सॉल्वेंट की पोलरिटी का इफेक्ट पढ़ेंगे। पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग है, उनकी पोलरिटी का जो सीक्वेंस है वो पाई एंटी बॉन्डिंग की पोलरिटी पाई बॉन्डिंग से ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि
पाई एंटी बॉन्डिंग में एक नोड प्रेजेंट होता है। नोड प्रेजेंट होने के कारण ऑर्बिटल के लोब्स के बीच में डिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और अपन ने पढ़ा है डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू डी, अर्थात डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए पाई एंटी बॉन्डिंग की पोलरिटी पाई बॉन्डिंग से ज्यादा है ड्यू टू चार्ज सेपरेशन। इनको अपन इस डायग्राम से समझते हैं। इनमें जो मैंने इधर लिया पाई बॉन्डिंग और इधर लिया क्या है, पाई एंटी बॉन्डिंग। इन पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग का जो ये मैं ट्रांजिशन शो कर रहा हूं, ये ट्रांजिशन ऑर्गेनिक कंपाउंड का है जिसका अपन इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाई बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग, होमो से ल्यूमो के बीच में जो ट्रांजिशन होता है उसके लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। उसके लिए अपन सॉल्वेंट के रूप में यूज में लेते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। दैट मीन्स कौन सा ले लिया, एन हेक्सेन। और जो अपन ने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, वो क्या होता है, पोलर होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड पोलर है और सॉल्वेंट क्या है, नॉन पोलर है। इनके बीच में आपस में इंटरेक्शन बहुत ही कम होता है, जिसके कारण पाई बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे अपन ने शो कर दिया, डेल E1 इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा 1। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, उसको मैंने पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व किया। ऑर्गेनिक कंपाउंड भी अपना पोलर है और सॉल्वेंट भी क्या है, पोलर है। उसमें कौन से ट्रांजिशन की स्टडी कर रहे हैं, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन की। इसके अंदर अपन ने पहले पढ़ा है पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग में पोलरिटी किसकी ज्यादा है, पाई एंटी बॉन्डिंग की। और जिसकी पोलरिटी जितनी ज्यादा होगी इंटरेक्शन उतना ही ज्यादा होगा। इंटरेक्शन जितना ही ज्यादा होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। तो एनर्जी कम होगी इसका मतलब वह ऑर्बिटल है वो स्टेबलाइज्ड होगा। तो इसका मतलब पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग में पाई एंटी बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो रहा है, किसके कंपेरेटिवली, पाई बॉन्डिंग, क्योंकि पाई बॉन्डिंग में इतनी एनर्जी कम हो रही है जबकि पाई एंटी बॉन्डिंग में इतनी एनर्जी कम हो रही है। इसका मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई या कम हुई वो किस में हुई, पाई एंटी बॉन्डिंग, जिसके कारण पोलर सॉल्वेंट में होमो टू ल्यूमो के बीच में एनर्जी गैप है वो क्या हो गया, कम हो गया। अर्थात अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड के पाई बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन की बात करें तो दो एनर्जी लेवल प्राप्त होते हैं, एक तो नॉन पोलर में, एक कौन सा, पोलर में। उनका एनर्जी लेवल देखें तो डेल E1 इज ग्रेटर देन डेल E2। इसका मतलब एनर्जी है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट वाले ट्रांजिशन की ज्यादा है। तो लैम्डा मैक्सिमम और एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए जो लैम्डा होगी वो पोलर सॉल्वेंट वाले की ज्यादा होगी। इसका मतलब पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन है, उसकी अपन लैम्डा मैक्सिमम की बात करें, पोलर सॉल्वेंट में लैम्डा मैक्सिमम ज्यादा है जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या है, कम है। इनको अपन थ्योरी के रूप में देखें तो क्या है, जैसे मैंने बताया हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है या क्या हो सकता है, डाइपोल इंटरेक्शन।
वो इंटरेक्शन है कहाँ ज़्यादा होता है? पाई एंटी बॉन्डिंग में। किसके कंपेरेटिवली? पाई बॉन्डिंग से। इसलिए कौन ज़्यादा स्टेबलाइज हुआ? पाई एंटी बॉन्डिंग ज़्यादा स्टेबलाइज हुआ, जिसके कारण पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी पोलर मीडियम में पाई बॉन्डिंग से क्या हो गई? ज़्यादा कम हो गई। अर्थात होमो और ल्यूमो के बीच में पोलर मीडियम में एनर्जी गैप कम हुआ, लैम्डा मैक्सिमम ज़्यादा हुई। और ये है, इसका मतलब ये एक रिलेशनशिप निकल के आया कि पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन में पोलरिटी जितनी ज़्यादा होगी, लैम्डा मैक्सिमम और अपसाइलेंट मैक्सिमम उतनी ही ज़्यादा होगी। और लैम्डा मैक्सिमम है वो ज़्यादा होगी, इसका मतलब विजिबल रीजन में हैं वो रेड शिफ्ट होगा। इसलिए कह सकते हैं पाई बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन में पोलरिटी जब जितनी ज़्यादा होगी, उसकी लैम्डा मैक्सिमम भी ज़्यादा होगी, तो पैथोक्रोमिक या कौन सा शिफ्ट होता है? रेड शिफ्ट होता है। अब अपन स्टडी करते हैं एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन की। और ईमानदारी से सुनना। एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग और एन टू सिग्मा, एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में अपन ने ट्रांजिशन में पढ़ा था, यहां सिग्मा बॉन्ड के साथ क्या प्रेजेंट होते हैं? लोन पेयर, जैसे एमीन 1 डिग्री 2 डिग्री, एल्कोहल, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। इसलिए यहां पर पोलरिटी की बात करूं, एन की पाई एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा होती है और पाई एंटी बॉन्डिंग की है वो कम होती है। किससे? एन से। इसको अपन इस डायग्राम से समझते हैं। वही एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन है, वो मैंने कौन से सॉल्वेंट में ले लिया? नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट में लिया तो इनकी एनर्जी डेल E3 प्राप्त हुई, जो कि Hc/λ3 के इक्वल है। जब इससे ट्रांजिशन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को पोलर सॉल्वेंट दैट मीन्स एथेनॉल में डिजोल्व किया जाता है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, उसको अपन ने पोलर सॉल्वेंट एथेनॉल में डिजोल्व किया। डिजोल्व करने पर इस ट्रांजिशन में एन की पोलरिटी ज़्यादा है, और पोलरिटी ज़्यादा है तो इंटरेक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा, और इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। इसलिए कहूँ कि एन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल इंटरेक्शन में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, इंटरेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, एनर्जी उतनी ही कम होगी। इसलिए पाई एंटी बॉन्डिंग के कंपेरेटिवली एन वाले की एनर्जी क्या हुई है? ज़्यादा कम हुई है, जिसके कारण पोलर सॉल्वेंट में एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, जिसे किसके रूप में शो किया है? डेल E4 = Hc/λ4। पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट में अपन एनर्जी की बात करें तो आपको पता है और बता भी दिया, डेल E4 है इज ग्रेटर देन डेल E3। इसका मतलब डेल E4 है वो कौन से में है? पोलर सॉल्वेंट में है। और पोलर सॉल्वेंट में एनर्जी क्या है? ज़्यादा है, तो लैम्डा क्या होगी? कम होगी। तो लैम्डा ज़्यादा कौन से की होगी? नॉन पोलर सॉल्वेंट की। जबकि अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है? पोलर है। उसकी लैम्डा किस में ज़्यादा आई है? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। इसका मतलब यहाँ पोलरिटी जितनी ज़्यादा होगी, इस ट्रांजिशन के लिए लैम्डा मैक्सिमम उतनी ही कम होगी। फिर से सुन लें, पोलरिटी जितनी ज़्यादा होगी, पोलरिटी जितनी ज़्यादा होगी, जैसे पोलरिटी है एथेनॉल की ज़्यादा थी तो एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। एनर्जी ज़्यादा है तो लैम्डा क्या होगी? कम होगी। इसको अपन थ्योरेटिकल रूप से देखें तो इस रूप में लिखा जा सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन
इन्वॉल्व होते हैं, ये आपको पता है, जिसके कारण पाई एंटी बॉन्डिंग के कंपेरेटिवली एन ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा। स्टेबलाइज्ड होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, जिससे एन की पोलर सॉल्वेंट में एनर्जी है वो पाई एंटी बॉन्डिंग से ज़्यादा डिक्रीज होगी। ज़्यादा डिक्रीज होने के कारण होमो और ल्यूमो के बीच में एनर्जी गैप क्या हुआ था, बढ़ा था। तो एनर्जी गैप बढ़ेगा तो लैम्डा मैक्सिमम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या रिलेशनशिप निकलेगा, पोलरिटी जितनी ज़्यादा होगी, कौन से ट्रांजिशन में, N2 पाई एंटी बॉन्डिंग में, तो लैम्डा मैक्सिमम उतनी क्या होगी, कम होगी। अब साइलेंट मैक्सिमम है वो भी क्या होगा, कम होगा। और लैम्डा मैक्सिमम कम होगी तो इसे कौन सा शिफ्ट कहा जाता है, ब्लू या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। कार्बोनिल, जिसमें कौन सा ट्रांजिशन है, N2 पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, जिनमें वाटर है, एथेनॉल है और एन हेक्सेन है। इन तीनों की पोलरिटी की बात करें, सबसे ज़्यादा वाटर की है, फिर एथेनॉल की है और सबसे कम किसकी है, एथेनॉल की। और जिसकी पोलरिटी ज़्यादा होगी तो लैम्डा मैक्सिमम उसकी क्या होगी, कम होगी। जिसकी पोलरिटी सबसे कम होगी उसकी लैम्डा मैक्सिमम क्या होगी, ज़्यादा होगी। अर्थात वाटर वाले की लैम्डा मैक्सिमम 264 है, एथेनॉल वाले की 272 है और एन हेक्सेन वाले की 279 है। अर्थात पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोनिल को जब डिफरेंट सॉल्वेंट में डिजोल्व किया जाता है तो जिसकी पोलरिटी जितनी ज़्यादा, दैट मीन्स वाटर, उसकी लैम्डा मैक्सिमम उतनी ही कम होगी। और जिसकी पोलरिटी जितनी कम होगी लैम्डा मैक्सिमम उतनी ही ज़्यादा होगी। थैंक्स।